हेलो दोस्तों, मैं साहिल हुसैन। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन के स्टार्टिंग वाले पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। हमने यूनिट्स देखा था पहले लेक्चर में। यूनिट्स के लिए जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड एसआई प्रीफिक्सेस जो होते हैं, वो सब सारी चीज़ हमने कवर कर ली थी पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम डायमेंशनल की प्रॉब्लम कर रहे थे। डायमेंशन की प्रॉब्लम की हमने देखा डायमेंशन क्या होता है। इसके बाद से हमने उसके बहुत सारे प्रॉब्लम किए, बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम किए, और हमने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस वाले प्रॉब्लम भी किए। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे हमारे पास अगला जो अगला वही उसी डायमेंशन के कुछ पार्ट्स हमारे रह गए थे, उसको हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। बस थोड़ा सा बहुत कम बचा हुआ है। इस डायमेंशन चैप्टर का लास्ट पोर्शन है ये। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर, कह सकते हैं 1 आवर कह सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 1 आवर लगेगा, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया था कि डायमेंशन क्या होता है, और कुछ प्रॉब्लम भी हमने कर लिए थे। फिर मैंने बोला था कि कुछ एक थियरम होती है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है प्रिंसिपल? उसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। चलिए, तो हमारा अगला प्रिंसिपल है, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? ये एक प्रिंसिपल है, मतलब हमें इसको याद रखना है। होमोजेनिटी में आ रहा है होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। उसी से रिलेटेड है। अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करी जाए तो हम लिखेंगे इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन of all the term separated by plus minus equal greater than और स्मॉलर देन। ये जो कुछ साइन लिखे हमने, कौन कौन से साइन लिखे हमने लिखा प्लस, माइनस, इक्वल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अगर इससे कुछ टर्म है जो हमारे सेपरेटेड है इन अ फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल एक्सप्रेशन, क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस, माइनस, इक्वल्स, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इन अ फिजिकल इक्वेशन आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इक्वेशन, बहुत नोन इक्वेशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब हम क्लास 9th में मोशन पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है, और उस इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन हमें बताए जाते हैं। पहला इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, सॉरी UT प्लस AT। दूसरा इक्वेशन ये होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या होता है? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशंस होते हैं। पहला इक्वेशन होता है V प्लस U2। तो आप इन तीनों में से ना, हम इस इक्वेशन को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेशन आपने पढ़ा भी है ना, आपको आता भी है ना, आप सारी चीजें जानते भी हो, और हम इस इक्वेशन से इस पूरे हम प्रिंसिपल को समझ भी सकते हैं। इसीलिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया। चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रिंसिपल। क्या है हमारा प्रिंसिपल? ये कह रहा है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, तो कोई भी फिजिक्स में कोई इक्वेशन बनती है उसको हम फिजिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, और इस फिजिकल इक्वेशन में प्लस हो या माइनस हो या इक्वल साइन हो या ग्रेटर देन, स्मॉलर देन साइन से सेपरेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी जाकर के हम कहेंगे कि दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। अदरवाइज हम कह देंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो यानी कि वो इक्वेशन ही गलत है। ऐसा इक्वेशन कोई पॉसिबल ही नहीं है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। तो एक और चीज, एक स्टेटमेंट
कि अगर कोई इक्वेशन सही है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही होगा या गलत होगा। ठीक है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं। तो बताओ एस क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? एल। कर लिया हमने। कितने टर्म्स कितने हैं इसमें? अगर हम टर्म्स काउंट करेंगे तो ये बताइए, एस एक टर्म हो गया, इक्वल साइन से सेपरेटेड है यूटी से, यूटी एक टर्म हो गया, और हाफ एटी स्क्वायर एक टर्म हो गया। इन तीनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए। बताइए यू, यू में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी की पावर -1 मल्टीप्लीकेशन बाई टी। टी इज द टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होता है? टी। ये बताइए टी की पावर यहाँ पर क्या है? 1। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी एल। यहां पर देखिए ए क्या होता है हमारा? हाफ का तो डायमेंशन ही नहीं होता, हाफ इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ए क्या होता है? ए का डायमेंशन होता है एल टी की पावर -2, और टी स्क्वायर दिया हुआ है तो टी का डायमेंशन क्या होता है? टी स्क्वायर। अब ये बताइए टी की पावर -2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनली ये भी क्या आ गया? एल आ गया। तो ये हम जानते थे कि ये इक्वेशन करेक्ट है, हमें पहले से ही याद है, फिजिक्स में ये पढ़ाई जाती है, यानी ये इक्वेशन करेक्ट है, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए। और हम प्रूव कर पा रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन आया पहले वाले टर्म का वो भी एल आया, दूसरे वाले टर्म का जो डायमेंशन आया वो भी एल आया, और तीसरे वाले टर्म का जो डायमेंशन आया वो भी एल आया। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नोट करके लिख लीजिएगा एक चीज, अगर कोई इक्वेशन है और वो फिजिकली करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करता है? मतलब वो इक्वेशन एकदम करेक्ट है, इसका मतलब है वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है मतलब हमने उसका डायमेंशनल एनालिसिस किया और हमने देखा कि उसका डायमेंशनल एनालिसिस सही आ रहा है, यानी कि सभी टर्म के डायमेंशन सेम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इट डज नॉट इम्प्लॉय कि वो फिजिकली करेक्ट भी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को समझ लिया हमने। क्या होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल? मतलब कोई सी भी फिजिकल इक्वेशन हो, उन फिजिकल इक्वेशन के सभी टर्म सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस या इक्वल या ग्रेटर देन स्मॉलर देन, सभी टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए। यही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है। उसी के ऊपर बेस्ड अब जितने भी सवाल होंगे उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। यही टॉपिक एक बचा था हमारा। टाइप 10 का जो प्रॉब्लम है, टाइप 9 तक के प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिए थे, और टाइप 10 का प्रॉब्लम जो है वो कह रहा है ये कैसे प्रॉब्लम होता है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। क्या कोई फिजिकल इक्वेशन दी गई है तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सवाल दिया गया है, सवाल है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√g/L। चेक द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। इक्वेशन क्या दी गई है? इक्वेशन दी गई है t इज इक्वल टू 2π√g/L, जहां पर आपको पता होना चाहिए g इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। आपको सवाल में दिया गया रहेगा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, और L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, या हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम। ठीक है ना, रस्सी की जो लंबाई होती है, और 2π हमारा क्या है? कांस्टेंट है। चलिए हम इसका डायमेंशन चेक करते हैं। तो बताइए t का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इस इक्वेशन को 2π और हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि g/L का पावर क्या है? हाफ है। अंडर रूट ऑफ x का मतलब होता है x टू द पावर हाफ। तो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा? बता दीजिए यहाँ पर।
टू पाई का डायमेंशन, ये एक रियल नंबर है तो टू पाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टू पाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए, 0, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा इसका। जी का डायमेंशन बता दीजिए, जी का डायमेंशन होता है एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल का डायमेंशन क्या होता है एल, इसका पावर क्या लिखूं मैं, इसका पावर लिखूंगा हाफ। करिए कैलकुलेट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, दोनों का पावर 1 है, टी की पावर -2 की पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा टी की पावर -2 इंटू हाफ, कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टी की पावर -1 बचेगा। सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पर टी की पावर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला किसका है, ये टाइम पीरियड का है, लेकिन टाइम का तो जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी का ब्रैकेट होता है, मतलब उसका डायमेंशन टी होता है। और जो हमने इक्वेशन अभी सॉल्व किया उसका डायमेंशन क्या लिख के आ रहा है, टी की पावर -1, यानी कि ये इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन हमने सही लिखा ही नहीं है ना, यानी कि सवाल में अगर ऐसा आया हुआ है तो ये इक्वेशन गलत है। इसका जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है, ये नहीं होता है, ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, इसका रेसिप्रोकल होता है, एल बाई जी का रेसिप्रोकल होता है √2 के अंदर, अंडर रूट के अंदर। बात समझ में आती है, तो ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, न कि ये फॉर्मूला गलत है। और इसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस करके चेक कर लिया, हमने देखा दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब क्या है, तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला सवाल टाइप 11 में, टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी बाय गिवन अ फिजिकल इक्वेशन। अब क्या होगा ना कि हमें फिजिकल इक्वेशन तो दी गई होगी, लेकिन हमें बहुत सारे अननोन क्वांटिटीज भी उस फिजिकल इक्वेशन में दी गई होगी जिसके डायमेंशन हमें नहीं पता होंगे। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। अब इसमें हमें कह रहा है कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी के डायमेंशन लिखने हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। चलिए अब हम ये बताइए कि प्लस माइनस के द्वारा जो टर्म सेपरेटेड है, एक तो ये सेपरेटेड है, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों टर्म तो हैं, लेकिन ये इस क्वांटिटी के ये दोनों टर्म हैं, ना कि इस फिजिकल इक्वेशन के ये टर्म आप अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्लस माइनस, इस फिजिकल इक्वेशन में प्लस माइनस इक्वल साइन जहां पर आ रहा है उसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक टर्म हो जाएगा v, एक टर्म हो जाएगा a, एक टर्म हो जाएगा b और एक टर्म हो जाएगा c अपॉन डी प्लस टी, ठीक है। अब जब इस क्वांटिटी की हम एनालिसिस करेंगे तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि यहां पर d और t एक दूसरे के सेम डायमेंशनल वाले क्वांटिटीज है। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, और डायमेंशन ऑफ t क्या होता है, टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ t इज t। तो डायमेंशन ऑफ d हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू t, तो d का डायमेंशन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं a के डायमेंशन की। बताइए a का जो डायमेंशन होगा वो v के डायमेंशन के बराबर होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो ये हो जाएगा l t की पावर -1। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब हम b की डायमेंशन निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा bt की डायमेंशन, किसकी डायमेंशन, bt की डायमेंशन, सॉरी यहाँ पर ये bt पूरी की पूरी क्वांटिटी है, तो bt की जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी a के डायमेंशन के, और वही बराबर होगी v के डायमेंशन के, और v का डायमेंशन हमें पता है lt की पावर -1। और यहाँ पर ना t क्या है, t इज द टाइम, तो लिखूंगा मैं b का डायमेंशन और t का डायमेंशन, कैपिटल T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा l t की पावर -1। अब ये t जब इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो t की पावर -1 बनेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि b का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा l t की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। तो b का डायमेंशन हो गया l t की पावर -2, a का डायमेंशन हो गया l t की पावर -1 और d का डायमेंशन हमने निकाल लिया। अब निकालना है हमें c का डायमेंशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से देखो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाई, इन दोनों का डायमेंशन क्या है, t है ना, टाइम है ना ये दोनों, तो ये हो जाएगा t का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी की पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। t जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और t की पावर 1 और -1 मिलकर के क्या हो जाएंगे, t की पावर 0। तो फाइनली हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो ये निकाल लिया हमने c का डायमेंशन।
तो इस तरीके से हमने ए का डायमेंशन निकाला, हमने बी का डायमेंशन निकाला, हमने सी का भी डायमेंशन निकाला, हमने डी का भी डायमेंशन निकाला। तो जब इस तरीके के प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करके यानी कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो दी गई होगी उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि व्हेन अ वेव ट्रेवर्स इन अ मीडियम the displacement of the particle located at x at time t is given by y is equal to a sin bt minus cx where a b c are constants of the wave, the dimension of b and b are the same as those of। इसमें से पूछ रहा है कि b का जो डायमेंशन होगा इनमें से किसके बराबर होगा, किसके डायमेंशन के इक्वल होगा। तो जब भी ऐसी क्वांटिटी आपको देखने को मिले आपको याद हो जाएगा b को क्या कहते हैं, c को क्या कहते हैं। जब क्लास 11th का लास्ट चैप्टर हम लोग वेव पढ़ रहे होंगे तो इस इक्वेशन से आप लोग रूबरू हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा और वहां पर भी आपको डायमेंशन निकालना और यूनिट्स निकालना सिखाया जाएगा या आप ऑटोमेटिकली भी सीख जाओगे। चलिए तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस का सी एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है, जहां पर b और c और a क्या है, अननोन है। तो ए बी सी के डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए सवाल में तो हमसे केवल बी का डायमेंशन पूछा हुआ है, लेकिन मैं तीनों का डायमेंशन निकालना आपको सिखा देता हूं कि कैसे निकालते हैं तीनों का डायमेंशन, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम अगर इस तरीके का आए तो आप लोग घबराएं नहीं। ये बताओ कितने टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर मैं आपसे बोलूं कि प्लस माइनस में कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा ये ए और साइन का मल्टीप्लीकेशन है और मैंने बताया था कि साइन फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, साइन फंक्शन जो होती है उसका डायमेंशन होता है 0। तो आप ध्यान रखिएगा अगर मैं y के डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ y जो होगा वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन। और साइन ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये तो डायमेंशन लेस होता है यानी कि ये a के डायमेंशन के बराबर है और y हमारा क्या होता है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा l, तो a का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और a को हम क्या नाम देते हैं, a होता है हमारा यहाँ पर एम्पलीट्यूड। आप लोग सीखेंगे कि a को एम्पलीट्यूड क्यों कहते हैं, है ना, और क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो l हो गया। अब अच्छी बात यह है ना कि इसके अंदर वाले ये जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर वाले फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी डायमेंशन अलग होगी, ठीक है। इनकी डायमेंशन कहने का मतलब bt और cx ये माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड है तो इनकी डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगी क्योंकि ये साइन फंक्शन के अंदर है। तो ये कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटीज बना रहा है, फिजिकल इक्वेशन बना रहा है। अब इस फिजिकल इक्वेशन में माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन के इधर राइट और लेफ्ट साइड वाला जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ct की जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी cx की डायमेंशन के। ये भी याद रखने वाली बात है। और दूसरी चीज, चूंकि ये किसी के बराबर दिखाई नहीं दे रही है तो इनके अंदर साइन फंक्शन के अंदर वाले जो क्वांटिटीज होंगे या e टू दी पावर वाले जो क्वांटिटीज होंगे, ठीक है, तो वहां पर ना हमें इनकी जो डायमेंशन लेनी है ये एंगल है। क्या है ये, साइन के अंदर जो आता है वो क्या है, एंगल है। सॉरी e टू दी पावर में कुछ भी हो सकता है लेकिन साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके लिए डिफाइन किए जाते हैं, एंगल के लिए डिफाइन किए जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ना, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ये क्या है, ये एंगल है। क्या है, एंगल है। और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इनका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या 1 कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। मतलब इसके अंदर वाला जो होता है ना फंक्शन, साइन के अंदर या कॉस के अंदर, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। तो ये हो जाएगा इनका डायमेंशन 0। यहां से बताओ c का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, t इज द टाइम। t क्या है, यहाँ पर टाइम है, ये हो जाएगा c का डायमेंशन, t का डायमेंशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर c का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा t की पावर, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो याद रखिए c का जो डायमेंशन आएगा वो t की पावर -1 आएगा। वैसे यहाँ पर देखिए c का जो डायमेंशन होगा वो 1/x के डायमेंशन के बराबर होगा। कैसे, समझ में आया, नहीं आया? चलिए मैं दोबारा करूंगा इसको। देखिए यहाँ पर cx का जो डायमेंशन है वो बराबर होगा कांस्टेंट यानी कि 1 के। तो यहां से जो c का डायमेंशन होगा तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1, x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट। तो c
का जो डायमेंशन होगा, x इधर जाएगा तो x की पावर -1 और वो ऊपर x की पावर 1 नीचे आएगा और ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तो l की पावर -1। तो जो हमारा c का डायमेंशन निकला वो क्या निकला, l की पावर -1। सॉरी यहाँ पर क्या है, ये bt है ना, ये ct नहीं है, ये bt है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा बना लेंगे, दिस इज b, दिस इज b, दिस इज b। तो b का डायमेंशन t की पावर -1 और c का डायमेंशन l की पावर -1, a का डायमेंशन l। हमने तीनों क्वांटिटी, तीनों अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल लिए। चलिए आते हैं हम यहाँ पे, ऑप्शन में हमें दिया गया है वेव वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द डायमेंशंस ऑफ बी, डायमेंशंस ऑफ बी आर द सेम एज दोज ऑफ, इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बी के डायमेंशन के बराबर है। तो बी का डायमेंशन आ क्या रहा है, टी की पावर -1 यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो वेव फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन वेवलेंथ, सॉरी c अपॉन वेवलेंथ। क्या होता है, c अपॉन वेवलेंथ, और c अपॉन वेवलेंथ, c का डायमेंशन होता है l, t की पावर -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा का डायमेंशन होता है t l, और l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बचेगा, t की पावर -1। या आप ये भी जान जाइए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा t की पावर -1 होगा। तो फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी जो होगी और जो हमारा b है, उन दोनों की डायमेंशन एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, द डायमेंशन ऑफ v एंड a इन द फॉलोइंग इक्वेशन आर। v और a का डायमेंशन निकालना है हमें, v का डायमेंशन क्या होगा और a का डायमेंशन क्या होगा। चलिए करते हैं। ठीक है, v और a, ये जो v है और ये जो a है, इन दोनों के डायमेंशन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, अगर मैं सेपरेटेड इन क्वांटिटीज को मैं तोड़ दूं यहाँ से, तो ये v अपॉन a कैसे मल्टीप्लाई होगा एक बार, और फिर v अपॉन a कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू v अपॉन a माइनस v अपॉन a इंटू ई टू द पावर माइनस का et। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन से बन रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटीज बन रहा है, एक तो बन रहा है हमारे पास x बन रहा है हमारे पास v अपॉन a, और एक बन रहा है हमारे पास v अपॉन a इंटू ई टू द पावर माइनस 80। यानी कि v अपॉन a का जो डायमेंशन होगा वो x के बराबर होगा, और इसका भी टोटल डायमेंशन इसके बराबर होगा। अच्छी बात यह है, ये जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ई टू द पावर समथिंग। जो भी ये क्वांटिटी होगी पूरी की पूरी हमारी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। तो v अपॉन a भी यहाँ पर भी लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी हमें पहला इक्वेशन क्या बना लेना है, पहला इक्वेशन ये बना लेना है कि x की जो डायमेंशन होगी वो v अपॉन a के डायमेंशन के बराबर होगी। और अच्छी बात यह है कि हमें ना v का डायमेंशन पता है ना a का डायमेंशन पता है, तो इसका यूज करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। x का डायमेंशन, x क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, x इज द पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये x का जो डायमेंशन होगा वो l हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि v अपॉन a का जो डायमेंशन होगा वो l के बराबर आएगा। अब हमें कुछ और भी दिया हुआ है, वहां से हमें या तो a या तो v का डायमेंशन मिलने वाला है। क्या दिया हुआ है हमें, e टू द पावर माइनस 80 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस 80 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये जो आएगा ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, टोटल की टोटल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होगी, क्योंकि इक्वल साइन में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ए टी का जो डायमेंशन होगा वो होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर ए का डायमेंशन, अब टी क्या है, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम, तो टाइम का डायमेंशन इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1, और ए का डायमेंशन जब टी उधर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो टी की पावर -1। तो हमें पता चला कि ए का जो डायमेंशन है वो टी की पावर क्या है, -1 है। आया कि नहीं आया, बोलिए। ठीक है, तो ए का डायमेंशन टी की पावर -1 है, इसको उठा करके यहाँ पे पुट कीजिए। तो v का डायमेंशन डिवाइडेड बाई ए का डायमेंशन इज इक्वल टू एल का डायमेंशन। ये a इधर जाएगा तो फाइनली मैं लिख सकता हूं v का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ l। तो डायमेंशन ऑफ a कितना हमारा, t की पावर -1, तो फाइनली क्या हो जाएगा, सॉरी l और t की पावर a की जगह पर -1, और lt की पावर -1 क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का
वैसे v लिखा हुआ था, आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि ये क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन हमने डायमेंशन से भी पता कर लिया कि v इज द वेलोसिटी और a इज द t की पावर -1 आया है ना a का डायमेंशन, तो a इज द फ्रीक्वेंसी, a इज द फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है हमारा, an expression of energy density is given by u is equal to alpha upon beta sin alpha x upon kt, where alpha and beta are constant, k is Boltzmann constant and t is the temperature, the dimension of beta will be। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है ना, हमें यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ध्यान से देखिएगा। अल्फा और बीटा कांस्टेंट बोल रहा है और के को बता रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अल्फा बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है हमें, या डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना है। डायमेंशन ऑफ बीटा कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन दी हुई है, U इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी। यहां से हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगे और यहां से भी हमारे पास, यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा और यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं साइन के अंदर वाला क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। और ये जो क्वांटिटी है ये भी ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, तो अल्फा अपॉन बीटा का जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगा। और ये क्या बोला गया है, एनर्जी डेंसिटी बोली गई है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोग पढ़ते हो ना, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, वैसे एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है। इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा इनटू दिस। तो हम जानते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा का जो डायमेंशन होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा। बताइए एनर्जी अपॉन एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब। फाइनली इसका डायमेंशन क्या आने वाला है, फाइनली इसका डायमेंशन आने वाला है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। यानी कि पहला इक्वेशन हमें मिला अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाई बीटा का डायमेंशन बराबर होगा एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन के, और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मिलेगा हमें यहां से, कैसे मिलेगा, अल्फा एक्स अपॉन के टी, इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन बराबर होगा 1 के। क्यों 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एंगल है और एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन होता है 1। चलिए अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, अल्फा का डायमेंशन को अलग कर लेते हैं। तो अल्फा का डायमेंशन, फिर एक्स का डायमेंशन, एक्स इज द पोजीशन हियर, एंड फिर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हियर, एंड फिर टी इज द टाइम हियर। ठीक है, सॉरी अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ इसमें, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो यहां से हमें अल्फा का डायमेंशन मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, यहां से अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, ये सब इधर जाएंगे, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन इनटू टी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई पोजीशन का डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशन जब मिल जाएगा तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा और हमें बीटा का ही डायमेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे हम कैलकुलेट करें, अब बताओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि हमारे मतलब अगर हमें नहीं पता है तब, अगर फॉर्मूला पता है तब हम आसानी से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कहाँ से निकलेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, देखिएगा ध्यान से, ये बताइए। चलिए आप लोगों को तो नहीं पता होगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ के टी, मतलब एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के टी। एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के टी। तो यहां से बताइए के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो के का डायमेंशन होगा वो हो जाएगा के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई टी का डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी का मैंने बोला था कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन नीचे क्या दिया गया है, दिस इज द टेम्परेचर, नो की टाइम, दिस इज द टेम्परेचर। क्या ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट या डायमेंशन होता है थीटा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर
-2 इंटू थीटा की पावर -1। इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन को उठा करके यहाँ पे पुट कीजिए। तो यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू थीटा की पावर -1। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। एक्स इज द पोजीशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। यहाँ पर देखिए एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, टी की पावर से इसका पावर -1 हो गया, -2 और +1 इज इक्वल टू -1। तो फाइनली हमारे पास अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, बताइए क्या आ गया हमारे पास, m l t की पावर -1 और फिर थीटा की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब इस अल्फा के डायमेंशन को यहां पर उठा के पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू, बीटा को इधर लेकर के जाओ, इसको इधर लेकर के आओ, तो अल्फा का डायमेंशन m l t की पावर -1 थीटा की पावर -1 डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी ml की पावर m l की पावर -1 और t की पावर -2। और फाइनली हमें ये मिला बीटा का डायमेंशन, m से m कैंसिल आउट हो गया और देखो l की पावर -1 ऊपर जाएगा तो l की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली l बीटा का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा l की पावर 2 और t की पावर -1 -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो -1 + 2 इज इक्वल टू t की पावर -1 + 2 इज इक्वल टू +1। ठीक है, 2 -1 इज इक्वल टू 1 और थीटा की पावर क्या है, थीटा की पावर है -1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा। क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीटा का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा l स्क्वायर t की पावर 1 और थीटा की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी एक्सप्रेशन की हेल्प से होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए डायमेंशनल एनालिसिस करके डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में हम कैसे एस्टेब्लिश, मतलब कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका प्रॉब्लम हमने पहले भी कर रखा है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में एस्टेब्लिश कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करें, कहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी ना हमें पता होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो फोर्स होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं कि उसके साथ रिलेशन क्या है। जो हमारा फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन का किस पावर के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को हमें देखने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए ऐसे हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक है कि जो कांस्टेंट होता है ना, जैसे कि मैंने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ kT। ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ kT में हम ये तो बता लेंगे कि k के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, t की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वहां पर ½ आएगा कि 1/3 आएगा कि 2 आएगा कि 4 आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वहां पर, ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए। ठीक है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये तो जरूर बता सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के कितने पावर की डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटीज मैं ए ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, और ए को बोला जाता है कि ये बी सी, या ना थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं कुछ, मान लीजिए मैंने P ले लिया, P एक फिजिकल क्वांटिटीज है और P फिजिकल क्वांटिटीज A के ऊपर भी डिपेंड करती है, B के ऊपर भी डिपेंड करती है, C के ऊपर भी डिपेंड करती है, D के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे डिपेंड कर रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की पावर A के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B की पावर B के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C की पावर स्मॉल c के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D की पावर D के। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने के बाद जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज लैम्डा। तो लैम्डा इनटू A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, D की पावर D, ऐसे ही तो होता है इक्वेशन हमारा। तो हमने ये पता कर लिया कि जो ये P क्वांटिटी है, P क्वांटिटी A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, D की पावर D, हमने अज्यूम कर लिया। क्या क्या माना,
हमारे पास ए बी सी डी तो नोन था, ए बी सी डी नोन था, फिजिकल क्वांटिटीज का जो सिंबल है वो नोन था, लेकिन हमें कितनी की पावर है वो नोन नहीं है। मतलब हमारे पास अननोन क्वांटिटीज क्या हो गई, यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने अज्यूम कर ली, यहाँ पर एक तो मैंने ए अज्यूम करा, बी सी डी पावर अज्यूम कर लिया, डायमेंशन अज्यूम कर लिया। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटीज का ए का डायमेंशन है ए, बी का डायमेंशन है बी, सी का डायमेंशन है सी, डी का डायमेंशन है डी, और एक और क्वांटिटी आई जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग इस ए बी सी डी की वैल्यू तो पता कर पाएंगे, लेकिन लैम्डा की वैल्यू नहीं पता कर पाते हैं, यही हमारा एक ड्रॉबैक है। बाकी सारी चीजें हमें नोन हो जाती है, ए बी सी डी नोन हो जाती है। कैसे नोन करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ पी, जो फिजिकल क्वांटिटीज दी गई होगी उसका भी डायमेंशन हमें पता होगा, किसके फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में, या मतलब जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके फॉर्म में मैंने इसका डायमेंशन लिखा। वैसे ही मैं लैम्डा कांस्टेंट है, वैसे ही इनका डायमेंशन लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ ए की पावर ए, वैसे ही मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ बी की पावर बी, वैसे ही मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ सी की पावर सी, वैसे ही मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ डी की पावर डी। अब यहां से एमएलटी के फॉर्म में इसको भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में सबको हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम यहां पर एक इक्वेशन बनाएंगे, यहां पर m का कुछ पावर आ रहा होगा, मैं मान लेता हूं m का पावर अल्फा आया, यहां पर l का कुछ पावर आ रहा होगा, l का पावर बीटा आया, यहां पर t का पावर कुछ आ रहा होगा, मतलब a b c d के मतलब कंपेयर में, उसको मैं मान लूंगा गामा, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में। और यहां पर भी p का जो डायमेंशन दिया होगा एमएलटी के फॉर्म में दिया होगा। जैसे मैं अज्यूम कर लूं कि m का पावर यहां पर x दिया हुआ था, l का पावर यहां पर y दिया हुआ था, और t का पावर यहां पर z दिया हुआ था, तो मैं अब इनके पावर को कंपेयर कर लूंगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, गामा t की पावर क्या है z, और यहाँ पर t की पावर गामा क्या है गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z। अब यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, 3 इक्वेशंस मिल सकती है, 4 इक्वेशंस मिल सकती है। तो यहाँ पर अल्फा किसके किसके फॉर्म में होगा, ए बी सी डी के फॉर्म में होगा, उसको रख करके x की वैल्यू, यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन बन रही होगी, फिर उसको सॉल्व कर लेना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो ये था हमारा मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में फाइंड करने का तरीका, ये बेस है। इसी के ऊपर सवाल है, सवाल क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन। तो ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन। टेंशन का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का ही एक फॉर्म है जिसको हम टेंशन कहते हैं। और आगे बोल रहा है लेंथ L, मतलब लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, टेंशन यानी फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद से बोला स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ द स्ट्रिंग। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, उसी को मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होंगे, हम अज्यूम कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ फोर्स की पावर अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है तो लेंथ की पावर बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ हमारा म्यू होता है, तो म्यू की पावर गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने अज्यूम कर लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, उसको मैं के अज्यूम कर लेता हूँ, तो के इंटू एफ की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा और म्यू की पावर गामा, ठीक है। तो ये हो गया म्यू की पावर गामा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा टी की पावर -1। याद भी रखिएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है टी की पावर -1। चलिए के का डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, इसका पावर कितना दिया गया है अल्फा। एल का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ है, तो लेंथ की पावर, और लेंथ का पावर क्या है बीटा, तो बीटा लिख दो। म्यू, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, म्यू का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई लेंथ, तो मास का डायमेंशन होता है m और लेंथ ऊपर जाएगा तो l की पावर -1, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मैं लिख सकता हूं m l की पावर -1 की पावर गामा, गामा है ना म्यू की पावर,
चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पर बताइए कि m की पावर, यहाँ से मिल रहा है हमें m की पावर अल्फा और यहाँ से m की पावर गामा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ m की पावर अल्फा प्लस गामा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए l बच रहा है, l की पावर यहाँ से मिलेगा हमें अल्फा, l की पावर यहाँ से मिलेगा हमें बीटा प्लस बीटा, और l की पावर यहाँ पर -1 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस गामा। ठीक है, t की पावर देखो, यहाँ से देखो t की पावर -2, t की पावर -2 इंटू अल्फा, तो ये हो गया -2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर t कहीं पर नहीं आ रहा, तो ये हो गया हमारा फाइनल डायमेंशन। सेम प्रोसीजर वही अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो गया हमारा फाइनल डायमेंशन। लेकिन जो हम डायमेंशन ऑफ मास फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं वो है 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ फ्रीक्वेंसी में जो देख रहे हैं वो है 0, और टाइम का डायमेंशन है -1 फ्रीक्वेंसी में। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो यही कहता है कि दोनों डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी मास का डायमेंशन यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी मास का डायमेंशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, टी की पावर -2 अल्फा है तो -2 अल्फा इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहले जो हमारे पास एक है उसको लेते हैं, तो -2 अल्फा इक्वेशन क्या बनाते हैं, सबसे पहला इक्वेशन हम बनाते हैं माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू -2 अल्फा इज इक्वल टू क्या, -1 1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो माइनस से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, हाफ, अल्फा इज इक्वल टू हाफ मिल गया। पहला लिख लीजिए इसको आप, मतलब अल्फा आपको निकालना था वो मिल चुका है। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को ले लीजिए, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, 0, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू है 0, अल्फा की वैल्यू आपको हाफ पता है और प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, गामा इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहां से आपको गामा की भी वैल्यू मिल गई। अब यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा, आपको 0 मिलेगा। ये बताइए अल्फा की वैल्यू हमने निकाल रखी है हाफ, प्लस बीटा हमें निकालना है, माइनस गामा की वैल्यू हमें दी गई है माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। यहां से बताइए हाफ ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हाफ, और प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, और 1 इधर जाएगा तो -1, तो यहां से बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कीजिए आप, पुट करने के बाद ठीक है, तो हमने देखा अल्फा की वैल्यू आई हाफ, बीटा की वैल्यू आई -1 और गामा की वैल्यू आई -1। हमारा जो फ्रीक्वेंसी था उसका फॉर्मूला था k इंटू एफ की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा, और क्या था हमारे पास, मास पर यूनिट लेंथ म्यू की पावर गामा, रख दीजिए। तो यहां से बनेगा इक्वेशन k इंटू एफ, अल्फा की वैल्यू कितनी आई हाफ, रख दो हाफ, एल बीटा की वैल्यू कितनी है -हाफ, तो एल की पावर -1 बीटा की वैल्यू -1 है, और फिर म्यू की पावर गामा है यानी कि -1 रख दो यहाँ पर। ये हो गई फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब थोड़ा सा यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, ये माइनस गामा की वैल्यू -हाफ आई थी, गामा की वैल्यू कहाँ गई, -हाफ आई थी, ठीक है, तो हमने -हाफ पुट किया यहाँ पर, तो गामा की वैल्यू -हाफ। जो पावर हाफ आ रहा है ना उसको एक साथ ले लो पहले, सबसे पहले ये पावर माइनस में उसको नीचे लेकर के जाओ, तो k इंटू एफ की पावर हाफ डिवाइडेड बाई एल की पावर -1 आ रही है तो एल की पावर नीचे आ जाएगा, और म्यू की पावर -हाफ थी और नीचे जाएगा तो +हाफ हो जाएगा, नीचे जाएगा तो +हाफ हो जाएगा। अब देखिए x की पावर कहीं पर हाफ लिखी हो डिवाइडेड बाई y की पावर भी हाफ हो, तो क्या मैं दोनों की पावर जो है कॉमन ले सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो x अपॉन वाई का अंडर रूट। वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा k अपॉन एल और f अपॉन म्यू की पावर हाफ। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आप लोग ऐसा कभी देखोगे भी जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे, वेव पढ़ रहे होगे, तो साउंड वेव पढ़ोगे आप लोग, तो वहां पर आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला एक मिलेगा आपको, f अपॉन म्यू की पावर हाफ। तो फ्रीक्वेंसी का ये ऐसा फॉर्मूला देख रहे होगे जहां पर k क्या है, k इज कॉन्स्टेंट, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ये एक नंबर आता है, और डिफरेंट कंपोजिशन के लिए k की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब वो देखोगे आप वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव है, उसकी वेलोसिटी में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ लैम्डा। तो वेलोसिटी जो है ना
वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मान लो वेवलेंथ का पावर ए, या ए नहीं मान करके अल्फा मान लेते हैं। फिर कह रहा है द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। फिर कह रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। द मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज एज। अब इन क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, सेम प्रोसीजर। v का डायमेंशन क्या होता है, एल टी की पावर -1 लिख दिया, वेरी गुड। इसका डायमेंशन क्या होता है, लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ, इसका डायमेंशन होता है एल की पावर अल्फा। रो, रो इज द डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, m l की पावर -3, इसका है बीटा। जी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एल टी की पावर -2, इसकी पावर है गामा। लिखो इसको यहाँ पर, देखो m की पावर यहाँ से क्या मिलने वाला है, m की पावर आपको मिलेगा केवल बीटा, l की पावर यहाँ से मिलेगा आपको अल्फा, यहाँ से मिलेगा आपको -3 बीटा, -3 इंटू बीटा, और यहाँ से -2 इंटू गामा, -2 इंटू गामा। यहाँ से देखो t की पावर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है t की पावर -2 गामा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है m की पावर 0 के, l की पावर 1 के, t की पावर -1 के। दोनों का डायमेंशनल एनालिसिस करो, बताओ दोनों का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया, बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन मिलेगी, अल्फा -3 बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 1 मिलेगी हमें, तो ये 1 मिल गई, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो। यहाँ से देखो -2 गामा इज इक्वल टू -1 है, -2 गामा इज इक्वल टू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू हाफ मिल गया हमें। अब इस गामा और अल्फा, गामा और बीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करो, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू, देखो अल्फा यहाँ पर अल्फा -3 और बीटा की वैल्यू है 0 -2 और गामा की वैल्यू है हाफ, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर ये मिलेगा -1 और -1 इधर जाएगा तो +1, ठीक है, और 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें। पुट कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी के मान लो कांस्टेंट, के कांस्टेंट मान लिया, अल्फा की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है लैम्डा की पावर 2 के, गामा रो की पावर क्या आ रहा है बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि रो की पावर 0 और फिर g की पावर हाफ और ये g की पावर हाफ, ठीक है। आप देखो ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है कि लैम्डा का स्क्वायर, ऐसा कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। वेलोसिटी का स्क्वायर करो, वेलोसिटी का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, 4 और 1 दिखाई दे रहा है, लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने कुछ करेक्शन, कुछ गलतियां करी हैं, कुछ गलतियां करी हैं, इसको हम फिर दोबारा करेंगे, इसको हम दोबारा करेंगे, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। ये हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है, इसको हम सही करने जा रहे हैं। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ की पावर अल्फा मान लेते हैं हम। उसके बाद से कह रहा है द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर की पावर बीटा मान लेते हैं, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर गामा, जी की पावर गामा, द मेथड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज एज, ठीक है। हाँ, तो ये इक्वेशन दी गई है, हमें v स्क्वायर की वेलोसिटी, v स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, तो ये हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, k मान लो कांस्टेंट, तो k इंटू लैम्डा की पावर अल्फा इंटू गामा की पावर बीटा इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर गामा, ठीक है। चलिए अब बताइए जो डायमेंशन ऑफ v होगा वही डायमेंशन ऑफ लैम्डा, लैम्डा यानी l, l का डायमेंशन क्या हो गया अल्फा, फिर रो इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम की पावर क्या हो गया बीटा हो गया, ठीक है। जी, जी क्या है हमारा, जी इज द एल टी की पावर -2, इसकी पावर क्या हो गया गामा हो गया। तो यहां से मिलेगा हमें m की पावर बीटा, क्या मिलेगा m की पावर बीटा।
और एल की पावर अल्फा माइनस का 3 बीटा और फिर माइनस का गामा प्लस गामा मिलेगा, प्लस गामा एल 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 की पावर गामा, एल की पावर माइनस 3 बीटा, एम की पावर बीटा, और ठीक है। और यहाँ से टी की पावर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, और टी की पावर माइनस का 2 गामा, माइनस का 2 गामा, वेरी गुड। अब यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ठीक है। अब कंपेयर करो, यहाँ से हमें मिल रहा है बीटा इज इक्वल टू 0, सबसे पहले बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। The velocity of water waves may depend on their wavelength, the density of water and the acceleration due to gravity. The method of dimensions gives the acceleration between these quantities as k is dimensionless constant, ठीक है, ओके। तो यहाँ से चलिए देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया हमें 0, ठीक है। अब यहाँ से -2 गामा इज इक्वल टू मिल गया हमें -1, तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू तो 0 है, तो अल्फा -0, ठीक है, माइनस का 3 बीटा है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ से गामा इज इक्वल टू हो गया है हमारा हाफ, तो प्लस का हाफ, ठीक है, प्लस गामा आ रहा है एल की पावर केवल, तो एल की पावर गामा, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी पावर इसकी इज इक्वल टू 1, तो हाफ इधर जाएगा, तो यहाँ अल्फा की पावर हो जाएगी हाफ, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, तो अल्फा निकाल ली हमने, बीटा निकाल ली हमने, गामा निकाल ली, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा की पावर क्या आया हमारा, अल्फा 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 इज इक्वल टू हाफ, फिर उसके बाद से लेमडा, उसके बाद से रो की पावर क्या आया हमारा 0, ठीक है। उसके बाद से जी की पावर क्या आया हमारा गामा गामा इज इक्वल टू हाफ। तो इस तरीके से वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा के इंटू लेमडा इंटू जी इंटू रो की पावर 0, रो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है के लेमडा जी रो की पावर 0 के, अच्छा हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर पावर 0 होना चाहिए, और यही ऑप्शन हमारा सही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के लेमडा जी और रो की पावर 0, यहाँ पर है 0, ठीक है। बस यही दिक्कत हो रही थी, बाकी सब सही है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी आ रहा था वो लेमडा की पावर हाफ जी की पावर हाफ आ रहा था, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब हाफ का स्क्वायर करने पर तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी 1, तो के लेमडा इंटू जी, और रो की पावर क्या हो जाएगा, रो की पावर 0 आ रही है, तो रो की पावर 0, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार भी मैंने सही ही करा था, बस ऑप्शन हम देख नहीं पाए थे इसलिए हमने मिटाया, कोई मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा यहाँ पर जितने भी टाइप्स की प्रॉब्लम हो सकते थे हमने सभी टाइप्स की प्रॉब्लम डायमेंशनल एनालिसिस की कही है, और उसके बाद से डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, जिससे कि मैं लिमिटेशंस पढ़ाते पढ़ाते बता भी चुका हूँ, और यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार आप लोग नोट कर सकते हो, नोट करने के बाद अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो। उसमें लिमिटेशंस में क्या है हमारे पास, द मेथड ऑफ डायमेंशन हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हम के अज्यूम कर रहे थे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने यहाँ पर ये जो के माना इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए। आगे हमारे पास बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। दूसरा है बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड अर्थमेटिक, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक है ना, यहाँ पर लॉगरिथमिक होगा, लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड, इन टर्म्स को हम एनालाइज्ड नहीं कर सकते, कई सारी जगहों पे ये दिक्कतें करती हैं। तीसरा जो हमारा लिमिटेशंस होगा वो हो जाएगा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन अमॉन्ग देम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिकॉज वी कैन नॉट हैव ओनली 3 इक्वेशंस बाय इक्वलाइजिंग द पावर्स ऑफ एमएलटी।
जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फैक्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, कोई भी ले लेता हूँ, कुछ वेलोसिटी ले लेता हूँ, और ये बोला जाता है कि 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर भी, सी के ऊपर भी, डी के ऊपर भी, और ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज में केवल एम आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है ना, और कोई नहीं आ रहा है। तो एम की पावर 1 आएगी, एल की पावर 1 आएगी, टी की पावर 1 आएगी, तो हमारे पास केवल 3 ही डायमेंशन बनेंगे, लेकिन इनकी पावर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन केवल 3 बन पाएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, 4 दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन हमारे पास उनके अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो केवल 3 है। उस तरीके में हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3, लेकिन वेरिएबल्स होंगे 4, और हम जानते हैं 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए ये लिमिटेशंस के दायरे में आता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा हमने, सब कुछ पढ़ लिया। अब ये हमारा यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमने देखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स के क्या क्या चीज़ें हम मतलब यूज़ में ले रहे होते हैं, क्या कौन से टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं। उसके बाद हमने देखा डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस सीखा हमने, डायमेंशनल एनालिसिस पर जितने टाइप्स के प्रॉब्लम बन सकते हैं सारे प्रॉब्लम्स हमने किए। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।